हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति डागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, सुशीला कार्की के नाम पर लगभग सहमति बनती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के कई आधिकारिक तौर पर उन्होंने फैसले भी लिए जब अपने कार्यकाल में वो थी। जाहिर तौर पे नेपाल में जो सिंबल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनी थी नेपाल की जी। BHU से उन्होंने पढ़ाई भी करी थी। इसके साथ आपको बता दें कि आज ये जो भंग होने का जो पूरी कैबिनेट भंग, सरकार भंग होने की पूरी प्रक्रिया हो रही है, 8:45 पे वो शपथ लेंगी। और आप देखिए कि किसी सरकार फॉर्मेशन में जेनजी का समर्थन मिलने के बाद सुशीला कार्की अब वहां की प्रधानमंत्री बनेगी। राष्ट्रपति की तरफ से, सेना की तरफ से और जेनजी की तरफ से तीनों की सहमति के बाद सुशीला कार्की अब वहां की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। 7 जून 1952 नेपाल में उनका जन्म हुआ। आपको बता दें लॉ ग्रेजुएट हैं, पॉलिटिकल साइंस मास्टर डिग्री की है। इसके साथ साथ वो पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेपाल थी, 2016 में बनी थी। उनका टेन्योर जो है 13 अप्रैल 2016 से 6 जून 2017 तक रहा। और उनके काम का अगर उस लिहाज से समझें तो फिर इंटेग्रिटी, स्ट्रॉन्ग स्टैंस अगेंस्ट करप्शन, जिसकी वजह से जेनजी सड़कों पे उतर के ये नहीं देख रहा था कि वो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर से लड़ाई लड़ रहा है या पूर्व प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि नेपाल में जिस तरीका का जो कंबाइंड करप्शन, 3 जनों ने आपस में ही मिलके सरकार चलाई, आपस में ही मिलके करप्शन हुआ और शायद ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंटरनल पॉलिटिकल बिजनेस चल रहा हो। बिल्कुल। और जो अगर विपक्ष और पक्ष की लड़ाई है तो पक्ष विपक्ष मिलकर सरकार बना के अपने फैमिली बिजनेस चला रहे हो, इस तरह की सरकार थी। और उसके बाद जेनजी का प्रोटेस्ट, अब ये बात अलग है कि हम गहराई में जाएं तो उसके पीछे की वजह क्या थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इंटेग्रिटीज, करप्शन के खिलाफ उनका जो रुख है और बोल्ड जजमेंट्स के लिए वो जानी जाती हैं। और यही वजह है कि आज उनको अब 8:45, उससे पहले वो तमाम जो प्रक्रिया है, पूरा लोकसभा भंग होने की, संसद भंग होने की, वो हो जाएगी। राष्ट्रपति की तरफ से सहमति आ चुकी है। और इसकी बड़ी बात है कि उन्होंने कंट्रोवर्सी भी कई झेली है, जिसमें इम्पीचमेंट मोशन 2017 में उन्होंने झेला। उसके अलावा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये इम्पीचमेंट 2017 का, और बाद में उस मोशन को ड्रॉप किया गया क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म सरकार को झेलना पड़ा उस पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इम्पीचमेंट था। और उसके अलावा आपने देखा कि विमेन एम्पावरमेंट जो नेशनल जुडिशरी में, नेपाल की जुडिशरी में देखा गया उनके चेहरे के लिहाज से, तो अब वो देश की प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत 24 अपने दर्शकों तक सबसे पहले बात बता रहा है। और वो हमेशा से जानी जानी थी कि पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक एंगेजमेंट के लिए वो जानी जाती हैं। और अब नेपाल को मिल रही है वही प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए वो जनता जो वोट डाल के, वोट वाले दिन जैसे कहते हैं जनता जनार्दन है और वो तय करती है सरकार कौन होगी, वो सड़कों पे उतर के सरकार को, करप्ट सरकार को बेदखल कर चुकी है। और उसके बाद अब सुशीला कुर्की प्राइम मिनिस्टर होंगी 8:45 पर। आज वो नेपाल। बिल्कुल अदिति, एक तरफ तो नेपाल में कुछ समय पहले ये भी बात हो रही थी कि जो राजशाही है उसको वापस आ जाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगता है कि नेपाल की जनता जो है डेमोक्रेसी की तरफ ही चल रही है। हालांकि इतनी बातें हुई, इतना विवाद हुआ, हम देख रहे हैं सालों साल से ये लगातार चल रहा है, माओवादी घुसे और फिर जिस तरीके से नेपाल के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव लाया गया, जिस तरीके से नेपाल पूरा बदला, क्या लगता है अब सुशीला कार्की जब सत्ता पर काबिज होंगी तो क्या राजशाही का जो ताना बाना बुना जा रहा था पिछले कुछ दिनों में वो टूटता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए बीच में इस तरह की मांग भी उठी थी, पर जैसे करप्शन और दूसरी बड़ी बात है कि वो जो पारिवारिक बिजनेस, जो पॉलिटिक्स एक परिवार का बिजनेस हो गया था, वो एक इतना मोटिवेट हो चुकी है जनता कि उनको चाहिए कि वो कम से कम नौकरियां, इसके साथ साथ एजुकेशन, जो एक बेसिक गवर्नेंस होती है, वो उनको चाहिए। और यही वजह है कि ना ही राजशाही और ना ही करप्ट पॉलिटिशियंस यहाँ पर होंगे। ये बात अलग है कि जाहिर तौर पे इसको स्टेबल करने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुशीला कार्की जो कि अभी जो जिस तरीके से उनके स्ट्रेंथ चैलेंजेस रहे हैं
क्या रुख रहता है, तमाम तरीके की स्थितियां हैं उनको स्टेबलाइज करना, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जिक्र कर लें, नेपाल के जो हालत का जिक्र कर लें, फिर इसके बाद क्योंकि इसमें विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट था तो चाइना की तरफ झुकाव था ओली का, तो जाहिर तौर पे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है जिसमें भारत भी शामिल है, और ख़ास तौर पे अमेरिका जो हमेशा से से मोटिवेटेड सपोर्ट करता रहा है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि नेपाल और अमेरिका के बिजनेस को समझे और चाइना और नेपाल का, तो जाहिर तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सुशीला कार्की के बनने के बाद कुछ दिनों में पता लगेगा कि सुशीला कार्की का रुख किस तरीके से है, कैसे जो डेवलपमेंट के लिहाज से आगे, तो जेंजी ने ये तय किया कि उनको एक निष्पक्ष जो साफ छवि वाले व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। फिलहाल आपको बता दें कि एक इंटेंस पॉलिटिकल अनरेस्ट के बाद नेपाल में अब आज रात 8:45 पर सुशीला कार्की शपथ लें। जैसा कि मैं और आप जिक्र भी कर रहे थे अदिति, जब राजशाही खत्म हुआ था तो जो माओवादी आए उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से अपने फंडामेंटल्स बनाए कि नेपाल में बदलाव की ज़रूरत है, वहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब जब सुशीला कार्की आ रही हैं तो क्या लगता है, क्या स्टेबिलिटी नेपाल में वैसी होगी जैसा वहाँ के लोग चाहते हैं, या फिर जो जनरेशन जी चाहती है, या फिर जो लोग वहाँ पर तंगहाली से गुजर रहे हैं उनकी मांग यही थी कि भाई हमारा पुराना नेपाल वापस करो। सुशीला कार्की, और देखते हुए कि उनका योगदान किस तरीके से रहा, कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाया है, क्या लोगों को लामबंद करने में वो पूरी तरीके से समर्थ हो पाएंगे नेपाल में, ऐसा लगता है? देखिए, नेपाल में पब्लिक का समर्थन जिसके साथ है, तो इसलिए ये तो कहना गलत होगा कि इंस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि पब्लिक का समर्थन है। लेकिन हाँ, एक गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत सारा सिस्टम है दैट कम्स इनटू द प्रोसेस, और उस सिस्टम को बिठाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। अब जब बिजनेस डील्स होती हैं, चाहे विद इन द कंट्री हो और चाहे फिर आप विद नेबरिंग कंट्रीज़ करें या विद डेवलप्ड कंट्रीज़ करें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं दैट हैज़ टू कम इन प्रोसेस, और जैसे बोलते हैं कि एक सिस्टम का पार्ट होना होगा। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद है, जो युवाओं को जो होप है कि उनके आने के बाद एक सिस्टम काम करेगा, नौकरियों के लिहाज से होंगी, एक जो सरकारी गवर्नमेंट है वो एक लिहाज से चलेगा। और देखिए, नेपाल में बहुत नुकसान हुआ है। आप देखिए, नेपाल टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत माना जाता है। वहाँ के जो बड़े हिल्टन जैसे बड़े होटल्स को जला दिया गया है, वहाँ की संसद जल के राख हुई है, वहाँ पे बड़े घर और बहुत सारी तबाही मची है। तो अभी तो नेपाल को लगभग 6-8 महीने, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अतिशोक्ति नहीं है कि लगभग 1 साल का समय लगेगा जब वो स्टेबल हो पाएगा। वो मैसेजिंग के कितने युवाओं की नौकरी है, किस तरीके से स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे यही तो सबसे बड़ी बात थी कि अगर युवाओं के पास नौकरी नहीं है और अगर वो इन्फ्लुएंसर बन के अपने पैसे कमाना चाहे और उसमें भी रोक लगा दी जाएगी, तो अब उनको चैनलाइज करना भी एक बड़ा सरकार का काम है कि जो सबसे बड़ी ताकत है नेपाल में दिखा दी गई कि युवाओं की क्या ताकत है, उनको चैनलाइज करना, चाहे एजुकेशन के लिहाज से और उसके बाद उनकी नौकरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पुराना करप्शन बैकग्राउंड इतना ज़्यादा है कि उस लिहाज से तो अभी सुशीला कार्की को सिस्टम को स्मूथ होने में समय लगेगा। हालांकि आप देखें कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं यूनुस खान आते थे, और आज भी बांग्लादेश की स्थितियां ठीक नहीं है। पाकिस्तान में इतना तख्ता पलट होता रहा, इतना फेरबदल हुआ, उसके बाद भी आप देखिए कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, श्रीलंका स्टेबल नहीं है, म्यांमार की स्थितियां आपने देखी। तो एक बार ऐसा तख्ता पलट हो और उसके बाद स्टेबिलिटी आने में समय लग जाता है, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम काम करने की ज़रूरत है। अब ये देखना होगा कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये पता था कि आज 8:30-9 आज रात तक फाइनल हो जाएगा। तो सुशीला कार्की 8:45 पे आज शपथ लेंगे। अदिति, बहुत तरीके के नैरेटिव्स भी चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ जनरेशन जी ही नहीं, बल्कि जो एक्सटर्नल हाथ पीस में हो सकता है नेपाल में जो कुछ भी हुआ, क्या किसी देश द्वारा प्रायोजित है? क्योंकि अगर हम देखें अदिति, तो इंडिया के आसपास जो हमारे कंट्रीज़ है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें अनस्टेबिलिटी बहुत इस समय ज़्यादा है। तो ये इस नैरेटिव को आप कितना सही पाती हैं? जिस देश की फॉरेन पॉलिसी वीक है या फॉरेन पॉलिसी ऐसी है जिसमें आप यूँ समझिए कि वो दूसरे देश पे अपनी इकोनॉमी और अपनी ग्रोथ और अपने सिस्टम के रन होने पर डिपेंडेंट है, हर उस देश में ऐसी स्थिति होती है। हर उस देश में ऐसी स्थिति होती है। इजराइल को बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के इशारे के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान देखिए, दूसरों के जिसे कहते हैं कि
वास्तविकता में टुकड़ों पे पलना। हर वो कंट्री जिसकी फॉरेन पॉलिसी दूसरे देश के इशारों पर डिपेंडेंट होगी, उसकी ऐसी स्थिति कभी भी होगी। इसलिए ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जिन देशों का हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर भारत भी आता है, लेकिन भारत ने ऐसी इंस्टेबिलिटी नहीं देखी। ऐसे कई मौके आए जब लगा कि शायद न जाने क्या हो जाता, आज अगर हम मुड़ के देखेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि हम 140 करोड़ लोगों का फ़ायदा कैसे कर सकें। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक दिन में तय नहीं होती, करते 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 उसका एक सिस्टम तय होता है और उसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी झेलना होता है और उसकी वजह से ट्रंप के डबल टैरिफ्स भी झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेबल होना। तो अब आप देखिए, अगर हम ये बात करें कि उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, तो जाहिर तौर पे चाइना की पॉलिसी है कि वो विस्तारवाद है, उसको आसानी से धीरे 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 अपने आसपास की सारी ज़मीनें लेनी है, उस पर वो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा जो इशू है चाइना के साथ वही विस्तारवाद है, लेकिन ये है ताकतवर कंट्रीज का जिक्र है, लेकिन जो छोटी हैं क्षेत्रफल में या उस लिहाज से इकोनॉमिक लिहाज से कमज़ोर भी हैं और ऊपर से डिपेंडेंट भी हैं, चाइना ने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ को डेट में पहले पैसे दिए, फिर वो चुका नहीं पाए और उसके बाद उनकी ज़मीन बदले में ले ली या कोई ना कोई फ़ायदा लिया। तो हर वो कंट्री इस तरीके में, तो आपका जो सवाल था कि क्योंकि फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग ना हो पाना, लीडरशिप स्ट्रांग ना हो पाना और आपके पास कोई विकल्प ना हो कि आप फाइनेंशियली कैसे अपनी कंट्री को, अपने लोगों को ग्रो कर सकें, तब ऐसे हालात होते हैं और बार बार होते रहेंगे। जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे। और यही वजह है कि आत्मनिर्भर बहुत ही सामान्य शब्द लगता है, कई बार हम बोर हो जाते हैं कि हम दशकों से ये बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में इसकी जो महत्व है वो आज ऐसी स्थिति में पता चलता है कि इसकी क्या महत्व है और आज क्यों भारत स्टेबल है और आज क्यों हमारे ही पड़ोसी देश स्टेबल नहीं हो पाए आज़ादी के। जिस तरीके से आप देखिए, भारत से ही निकल के बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी सरजमी हुई, लेकिन आज तक वो स्टेबल नहीं हो पाए। वजह है फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और चूंकि चाइना का जो इंटरफेरेंस है वो पिछले कुछ सालों से नज़र भी आ रहा है, जिन नेबरिंग कंट्रीज़ का आप जिक्र कर रही हैं अदिति, ऐसे में इस इंटरफेरेंस को किस तरीके से ये कंट्रीज़ रोकती है? अब जब सुशीला कार्की सत्ता में आती हैं तो क्या नेपाल में जिन चीज़ों की मांग हो रही है उसकी बहाली होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस फॉरेन पॉलिसी का आप जिक्र कर रही हैं उसमें भारत भी आता है नेपाल के लिए, क्या असर पड़ता हुआ सुशीला कार्की के आने पर आप देखती हैं अदिति? देखिए, अभी ऑन द, जिसे बोलें कि ऑन द वर्ज राइट नाउ, ये रियलाइज़ होता है कि एक करप्शन के एकदम विपरीत एक महिला व्यक्ति महिला को बनाया गया है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी तरह के जो करप्शन से त्रस्त थी वहाँ की जनता, कि वो एक तरफ है, 90% जो जनता है वो एक तरफ है और 10% एलिट एक तरफ है। वो जो डिफरेंस था जिसकी वजह से ये गुस्सा भड़का, वो तो ख़त्म होगा। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आने वाले वक्त में पता चलेंगी कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कैसे नेपाल स्टेबल होता है, कैसे नेपाल वो पुराना वाला जो आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि वो पुराना वाला नेपाल बनता है, वो कैसा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो हम लगातार 16 घंटे से जिक्र कर रहे हैं कि क्या सुशीला कार्की होगी, इसके पीछे की बीच में क्यों पेच फंसाया गया, वो तमाम चीज़ों के बाद सुशीला कार्की को बनाया गया। तो ये तो आने वाला एक सिस्टम बताएगा कि और ये अंतरिम प्रधानमंत्री के लिहाज से है या चुनाव होगा दोबारा या किस तरीके से ये गवर्नमेंट कब तक के लिए चलेगी, अभी बहुत सारे प्रोसेस सामने आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं सुशीला कार्की, चुनाव होने तक ये बताया जा रहा है जो कि चुनाव होने तक अगले उनको अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है और सरकार के गठन पर आम सहमति बन चुकी है। इसीलिए आज रात को काठमांडू में कई बैठकों के दौर के बाद आज रात को 8:30 बजे, 8:45 बजे वो शपथ लेंगी। और जेंजी के एक समूह ने सेना को से भी बात की थी और जब ये 16 घंटे का दौर जब ये रुका हुआ था तब भी अंतिम चेतावनी देते हुए कहा था कि वो सुशीला कुर्की को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित करें, वरना
वैसी ही तबाही मचाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी हाँ आपको अदिति, देखने मेरा को अगला लगा। सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग गुटबाजी की तस्वीरें भी आई नेपाल से। लोग गुटबाजी करते हुए नजर आए, दालेन शाह के नाम पे, तो फिर सुशीला कार्की के नाम पर जो है बंटवारा हो गया। और वो तस्वीरें हमने देखी, क्योंकि एक तरफ जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो जाती है। तो फिर सवाल उठा कि पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन थे। फिर वहाँ सवाल आया कि क्या एक्सटर्नली कोई इसमें इन्वॉल्व है। और अगर इस तरीके से गुट बट जाता है, तो अगर आज भी सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन जाती हैं, अंतरिम सरकार बना भी लेती हैं, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नेपाल में हालात कल से सुधर जाए। अभी अभी आपने बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल दिया था दीदी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकदम हालात सुधर जाएंगे, लेकिन क्योंकि प्रोटेस्ट का जो मुख्य चेहरा बना दिया गया है जेनजी को, और वही मुख्य चेहरा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो लोग ढूंढ रहे थे कि बालेंद्र शाह कहाँ हैं, जो जेनसी की आवाज़ है वो कहाँ है, वो आए और इस पूरे मोर्चे को संभालें। और आपने देखा कि बालेंद्र शाह ने एक पोस्ट भी किया कि हो गया सब कुछ, अब इस पे शांति करें। तब इस तरह की बात थी कि वो एक मेयर जो हैं, वो उनका आगे का अगला रूप क्या नेपाल चाहता है, नेपाल की जनता चाहती है या जेनजी चाहते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ बताऊँ कि नेपाल का संविधान क्या कहता है, तो नेपाल का संविधान ये कहता है कि सुशीला कुर्की पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजनीतिक पद लेने की अनुमति वैसे नहीं होती है। ये भी कहा गया कि संविधान में अनिवार्यता के सिद्धांत के मुताबिक राष्ट्रपति को या तो उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए संविधान के उस विशेष अनुच्छेद को निलंबित करना होगा, या देश की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान लाना होता है। तो जिस वजह से देरी का जिक्र था या जिस वजह से जेनजी का प्रेशर था, कहीं ना कहीं इसका विकल्प ढूंढा जा रहा था, जिस तरीके के सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है। अब नेपाल की वो कमान संभालेंगी, समय लगेगा। जरूरी नहीं है कि वो लोग जो पीछे से हिडन हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल जनता ने या वहां के युवाओं ने, जो 65% युवा जिसे माने, उन्होंने ये तय किया है कि हमें एक साफ चेहरा, साफ नियत नेपाल के लिए चाहिए। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो सुशीला कार्की अंतरिम सरकार बना सकती है, अब से कुछ ही देर में संभवतः शपथ ग्रहण भी हो जाएगा।